अस्सलाम वालेकुम। बैक्टीरियाज की ग्रोथ, बैक्टीरियाज के रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज लिव, ऑब्वियसली अगर मैं एक बात कहूँ तो अल्लाह पाक ने, मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं बनाई है इस दुनिया में, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियाज हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नुकसानदेह हों, वो कहीं कहीं पर फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या नुकसान आते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियाज लिव एवरीवेयर बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव इन ऑल कंडीशंस, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ एरोबिक होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कुछ एनारोबिक भी होते हैं, यानी कि कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ तो फैकल्टेटिव होते हैं जो प्रेजेंस और ऑक्सीजन दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बैक्टीरिया तमाम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी कोई ना कोई टाइप हर ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हर जगह पर मौजूद होते हैं। दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। दस एग्जिबिट ग्रेट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसलिए उनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो हर तरह के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। दे आर यूजफुल एज रीसाइक्लर्स ऑफ नेचर। एक इनकी इंपॉर्टेंस सबसे मेन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग इसके न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक जो थे हिट्रोट्रॉफिक, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर कर उससे अपना खाना हासिल कर रहे थे, उससे अपनी एनर्जी हासिल कर रहे थे। कौन? प्रोब्स। जो हम लोगों ने प्रोब्स के बारे में पढ़ा, जो ह्यूमस को यूटिलाइज़ कर रहे थे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को जो यूटिलाइज़ कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स का डिके हो चुका है, जो भी मर चुके हैं, जिनका वेस्ट मटेरियल मौजूद है, वो उसे डिके कर रहे थे, ठीक है। उसे डिके कर कर हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे थे, इसलिए इस तरीके से वो हमारी इन्वायरमेंट को क्या कर रहे थे, रिसाइकिल कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो इनकी आ गई। सेकंड ये कि मैनी बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से? कार्बन साइकिल है कंट्रोल्ड बाय बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डेड ऑर्गेनिजम्स की जब ये डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये कार्बन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स की जब डिके होती है तो उसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। कार्बन किस तरीके से इन्वॉल्व होता है? क्योंकि डेड ऑर्गेनिजम्स में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक मटीरियल्स मौजूद हैं। बैक्टीरियाज डेड ऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से अपना खाना हासिल कर रहे होते हैं, अपनी ग़िज़ा, अपनी एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है वो क्या है? कार्बन, ठीक है। तो क्योंकि उनमें कार्बन इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो सबसे पहले कार्बन साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन वगैरह का सारा जो काम होता है, ये जो डिकम्पोज कर रहे होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स को। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्ले रोल इन डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जो अमोनिया को ब्रेक कर रहे होते हैं। अभी आगे आएगा मज़ीद, इसकी कंप्लीट डिटेल आएगी इसी चैप्टर में मेरे ख्याल से, हम लोग यहाँ पर इसको मज़ीद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द जीनस राइजोबियम। अब एक बैक्टीरियाज है राइजोबियम, लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स। ये इन स्पेशल प्लांट्स के रूट्स में होते हैं। कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जब इन्हें प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स में, नाइट्रोजन गैस जब आती है तो वो उन्हें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाइट्रेट्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रेट्स हमारी जो एनवायरमेंटल एयर है उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरीके से? अब ये मेरे ख्याल से आगे आएगा इस चैप्टर में पूरा टॉपिक, जिसमें ये ऊपर वाली बात भी होगी, न्यूट्रिएंट साइकिल, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स कन्वर्जन, ये सब कुछ अभी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी इस बारे में बात करना बेकार है, अभी मेन मेन पॉइंट्स बस यहाँ पर समझते जाएँ। इफ़ बैक्टीरिया वर नॉट, हाँ, अगर वो वाला टॉपिक समझने के बाद भी इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर मुझसे लाजमी पूछना, ठीक है। मैं ज़रूर फिर यहाँ पर दोबारा से इस चीज़ को बता दूँगी। इफ़ बैक्टीरिया वर नॉट प्रेजेंट इन यूनिवर्स, अगर बैक्टीरिया इस दुनिया में प्रेजेंट ना होते, द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वुड हैव डिमिनिश्ड, तो इस एटमॉस्फेयर से CO2 बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती। दस देयर वुड हैव बीन नो फोटोसिंथेसिस, ना कोई फोटोसिंथेसिस होती। नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं होती, जब प्लांट्स ही नहीं होते तो, अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होती तो प्लांट्स ही नहीं होते, प्लांट्स ही नहीं होते, एनिमल्स ही नहीं होते, एनिमल्स ही नहीं होते, प्लांट्स और एनिमल्स ही ना होते तो हम ही ना होते। हमें सब कुछ उन्हीं से तो मिल रहा है, ठीक है। ये अगर मैं प्लांट्स एनिमल्स से लिंक ना भी करूँ, अगर मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से लिंक ना भी करूँ, अगर मैं सिंपल जो है इन्हीं की बात करूँ तो क्या होता,
ना ये जो है डेड ऑर्गेनिजम्स को हम इंसान जब मर जाते हैं कब्र में तो हमें डिकम्पोज कर रहे होते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, एनिमल्स को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, प्लांट्स को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। ना ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते, ना ये हमारी इन्वायरमेंट को रिसाइकिल करते, ना वो सारे वेस्ट ख़त्म होते और ना सारी गंद साफ़ होती, बल्कि ये गंद इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट होती जाती कि हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है उन हार्मफुल गैसेस की वजह से, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, हमारे रहने को जगह ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो इसलिए जो है इस दुनिया में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और अगर मैं इसे फोटोसिंथेसिस से भी लिंक करूँ तो ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस नहीं होती, और इस तरीके से इस दुनिया में कोई लाइफ ही ना होती। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया मेरे ख्याल से यहाँ पर हो चुकी है एंड। नहीं, आगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, पहले ही पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी किस तरीके से हम देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट इज कैरीड आउट मोस्टली बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, मोस्टली जो डिकम्पोजिशन होती है वेस्ट ऑर्गेनिजम्स की, डेड ऑर्गेनिजम्स की, वेस्ट मटीरियल की, उनकी वो किससे होती है, बैक्टीरिया से या फंजाई से होती है। ठीक है, विच कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, जो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डिकम्पोज होता है, वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अच्छा, अगर उस टॉपिक में जाकर दोबारा से देखा जाए, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में हेटरोट्रॉफ्स में, जब हम लोगों ने हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जब हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमस जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे यूटिलाइज करते हैं और फिर उससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को खुद अपने लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी अवेलेबल रहती हैं। फिर वो चीज़ें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काम आती हैं, इनकी डिकम्पोज की हुई चीज़ें। तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, वो दूसरी चीज़ें क्या थीं, वो किस तरीके से यूटिलाइज करी थी, उसका जवाब मिल रहा है हमें इस टॉपिक में। ठीक है, ये जिन न्यूट्रिएंट्स को ये जब डिकम्पोज करते हैं उस डेड मटेरियल को, उन वेस्ट को, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, उससे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, अभी पीछे नाइट्रेट्स पे था, नाइट्रेट्स में मैंने कहा था अभी इंपॉर्टेंस वाले ही टॉपिक में इसी लेक्चर में पीछा है नाइट्रेट्स का जिक्र, तो मैंने वहाँ पर बताया कि वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये वही चीज़ आ गई है कि जब वो डिके करते हैं उनका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फर्टिलिटी इंक्रीज होने से क्या होती है, प्लांटेशन होती है, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो वो लास्ट वाला पॉइंट भी इससे लिंक हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी तो इस दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। ठीक है, प्लांट्स को जानवर खाएंगे, प्लांट्स से तो हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है, वो तो बात मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो साइकिल समझाने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। प्लांट से ना सिर्फ हमें ग़िज़ा मिल रही होती है बल्कि और भी बहुत कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चल रही होती और ना इस दुनिया में ज़िंदगी होती। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमस ऑल्सो रिटेन्स वाटर। ठीक है, दस इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ह्यूमस साथ ही साथ क्या करता है, वाटर को भी रिटेन करता है, इसलिए ह्यूमस क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है, यानी कि सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ठहर सकता है, रह सकता है। अब सॉइल से पानी खुश्क हो जाए, पानी रहे ही ना, उसमें पानी बह जाए, पानी चला जाए, तो क्या होगा, प्लांट्स तो नहीं वहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत है। तो ह्यूमस क्या करता है, जो डिकेड, जो डिकम्पोज्ड, जो बैक्टीरियाज और फंजाई की मदद से डिकम्पोज हुआ हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है, जो कन्वर्ट हो चुका होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए उन्होंने छोड़ा होता है डिकम्पोज कर कर ऑर्गेनिक मटीरियल को, वेस्ट ऑर्गेनिक मटीरियल को, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को रिटेन करके रख सके, वाटर को पकड़ के रख सके उस सॉइल में, जिस सॉइल में डिकम्पोजिशन हुई है उस सॉइल में वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। ठीक है, द लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया root nodules which transform nitrogen into nitrates। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। उन प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि उन प्लांट्स में जो रूट्स या रूट्स के जो जॉइंट्स होते हैं, या जो इस तरीके से अगर रूट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर अगर कोई गांठें आनी तो उनके नोड्यूल्स कहलाती हैं। वो उनमें क्या करते हैं,
उनके साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन करते हैं। अच्छा, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का क्या मतलब है और लेग्यूमिनस प्लांट्स का क्या मतलब है? लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिनमें जिस तरीके से दालें वगैरह हो गई, पीस वगैरह हो गई, इस तरह के दालें, और जो मटर वगैरह इस तरह के जो है ना हमारे पास, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स नोड्यूल्स के साथ ये बैक्टीरिया म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कर लेते हैं। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब समझ लें दोस्ती, लिंकेज, जो भी कह लें। तो म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पर, दोनों में कॉमन, ठीक है, दो प्रोफाइल्स में जो कॉमन प्रोफाइल आ रही होती है, दोनों के फ्रेंड्स में जो कॉमन आ रहे होते हैं वो म्यूचुअल फ्रेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का मतलब ये लोग एक ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं जो म्यूचुअलिस्टिक होता है, यानी कि एक को भी फ़ायदा हो और दूसरे को भी फ़ायदा हो। ठीक है, बैक्टीरियाज को तो फ़ायदा होता ही होता है, वो उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, साथ साथ उन प्लांट्स को भी ये फ़ायदा होता है, एनवायरनमेंट को भी ये फ़ायदा होता है कि वो क्या करते हैं, वो उनकी जो है डिकम्पोजिशन से क्या करते हैं, नाइट्रोजन, उनमें जो नाइट्रोजन मौजूद होता है, उन्हें जो नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जा रहा होता है एनवायरनमेंट से, वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है सॉइल की। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अभी हम लोगों ने इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, अब हमें पढ़नी है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? बैक्टीरिया आर बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फॉर टू ह्यूमन। ठीक है, अब इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में जैसे कि मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ फ़ायदेमंद हो, वैसे ही हर चीज़ नुकसानदेह भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ज़रूरी मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो चीज़ नुकसानदेह है वो फ़ायदेमंद भी हो सकती है और जो चीज़ फ़ायदेमंद है तो वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो बैक्टीरियाज़ के फ़ायदे और बैक्टीरियाज़ के नुकसानात दोनों ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेनिफिशियल और यूज़फुल बैक्टीरिया, सबसे पहले हम इनके फ़ायदे पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, बायो रेमेडिएशन एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है, बायो रेमेडिएशन इज रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, वही वाली बात आ गई, ये हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, उसे फ्रेश कर देते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिसाइकिल कर देते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बायो रेमेडिएशन, यानी कि एनवायरनमेंट से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देना। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से, बैक्टीरियाज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से, अगर मतलब कोई ऐसे नहीं कि झाड़ू से साफ सफाई करके एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा रहा है, नहीं कोई केमिकल्स को यूज़ करके क्लीन किया जा रहा है, नहीं, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से आपके एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा रहा है तो वो कहलाती है बायो रेमेडिएशन। बायो का मतलब लाइफ, ठीक है, जिसमें लाइफ इन्वॉल्व हो, ऐसी सफाई, ठीक है, ऐसी क्लीनिंग। तो मोस्ट बैक्टीरिया एक्ट एज अ डिकम्पोजिंग एजेंट्स, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स एंड द वेस्ट ऑफ एनिमल्स टू बी रीयूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों ने पढ़ा कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को और डेड वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उससे खुद तो एनर्जी हासिल करते ही करते हैं बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूसरों को कैसा फ़ायदा पहुंचाते हैं? प्लांट्स उन्हीं रिमेनिंग कन्वर्टेड न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए, प्लांट्स और एनिमल्स खुद को उसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं और प्लांट्स जो है उसके ऊपर खुद ग्रो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स फीड होते हैं। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ये हमारी इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज सेवेज, बैक्टीरिया सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म को ही नहीं बल्कि वो जहाँ जहाँ पर चीज़ें शामिल होंगी, अब चाहे वो सेवेज में हो, मतलब ये जो हमारी हो जाती हैं पाइपलाइंस, जितने भी सेवेज पाइपलाइंस हैं इधर, या ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जितने भी गटर वगैरह होते हैं, यहाँ पर नाले वगैरह जितने भी होते हैं, या गार्बेज चाहे कचरे की जगह क्यों ना, डंग्स, स्टूल, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, स्टूल क्या होते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट मटेरियल, स्टूल, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोड्यूस मीथेन गैस और बायोगैस विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल। अच्छा, हम लोगों ने इनका एक फ़ायदा तो ये पढ़ा कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं इन सबको डिकम्पोज कर। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी हमें पता चल रही है कि ये सिर्फ नाइट्रेट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं नाइट्रोजन से, ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को इस तरीके से भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि इन सबको डिकम्पोज कर एक और चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या? नाइट्रेट के साथ साथ ये मीथेन गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीथेन गैस क्या है? मीथेन गैस एक बायोगैस है जो एज अ फ्यूल हम लोग बहुत सारी जगहों पर एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। इवन हमारे घरों में जो सोई गैस है जिसके ऊपर खाना बन रहा होता है वो भी मीथेन है। ठीक है, वो भी CH4 है। तो एज अ फ्यूल के तौर पर तो हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर रहे होते हैं मीथेन गैस को, सिर्फ खाने पकाने के लिए ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर एज अ फ्यूल ये यूज़ हो रहा होता है मीथेन। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, डाइजेशन। बैक्टीरियाज डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? सम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हेल्प टू डिवाइड
Some intestinal bacteria help to divide fats into small droplets in cattle. Other produce other produces cellulase in the gut of termites and cattle, which digest cellulose and starch. अच्छा, अब देखिए बैक्टीरिया का एक यूज़ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो डेड मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किस में। एक तो हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रेट में, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। अब साथ साथ ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होस्ट सेल के इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये नुकसानदेह नहीं होते हैं। ये हमारे या एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हुए भी उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। किस तरीके से, कि उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो कैटल्स होती हैं उनकी बॉडी में फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे, उनकी बॉडी में वो जो भी अगर वो फैट्स इनटेक करते हैं तो बैक्टीरियाज जो उनके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं वो उन फैट्स को डिवाइड करने में, उन फैट्स को डाइजेस्ट करने में, उन फैट्स को डिकम्पोज करने में उन कैटल्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में उन्हें वो डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद वो कैटल उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, कैटल्स और टर्माइट्स क्या होती हैं, टर्माइट दीमक को कहते हैं, ठीक है। टर्माइट्स दीमक को कहते हैं, कैटल तो सबको पता है। अब कैटल और टर्माइट के गट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलेस, विच डाइजेस्ट सेल्यूलोस एंड स्टार्च, ठीक है। अब अगर उन लोगों ने, टर्माइट्स ने या कैटल्स ने स्टार्च क्या होता है, स्टार्च प्लांट फूड होता है, ठीक है। स्टार्च प्लांट फूड है, और सेल्यूलोस का तो सबको पता है, सेल्यूलोस भी प्लांट में होता है, ठीक है। अब अगर टर्माइट्स और कैटल्स जाकर प्लांट खा रही हैं, ठीक है, टर्माइट्स प्लांट कैसे खा रही हैं, दीमक तो लकड़ियों पर है, ठीक है। और कैटल्स प्लांट्स को कैसे खा रही हैं, कैटल्स चल रही होती हैं, घास वगैरह, ठीक है। तो इन लोगों ने अगर सेलुलोज और स्टार्च का इंटेक कर लिया है तो उनके डाइजेशन के लिए इनकी बॉडी में कोई प्रॉपर जो है कुछ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों के डाइजेशन के लिए कोई प्रॉपर एंजाइम्स मौजूद नहीं है, तो उनके बॉडी में एक एंजाइम ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो इनके गट में मौजूद होते हैं, जो इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो इनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ASE लगा हुआ है ना, यानी कि एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल्यूलेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। सेल्यूलेस एंजाइम ऐसा एंजाइम जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। तो ये सेल्यूलोस एंजाइम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं टर्माइट और कैटल्स में, ताकि अगर टर्माइट्स और कैटल्स ने कोई सेल्यूलोस या स्टार्च का इंटेक कर लिया है तो वो ईजिली उसे डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन। अच्छा, तो अब ज़रूरी नहीं है अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आए हैं तो उन्हें नुकसान ही पहुंचाएं। ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर, उनके इंटेस्टाइन में, उनके गट में जाकर उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन्स। अब ये वाइटामिन्स की भी सिंथेसिस कर रहे होते हैं। मैनी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस वाइटामिन्स B एंड K, ठीक है। वाइटामिन्स के डिफरेंट काइंड्स होती है, हमें पता है, विटामिन A, विटामिन B, C, D, K। तो ये विटामिन B और विटामिन K की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया आर कल्चर टू प्रोड्यूस विटामिन B12 ऑन कमर्शियल स्केल। यहाँ तक कि बैक्टीरियाज की कल्चरिंग की जाती है, बैक्टीरियाज को बाकायदा प्रोड्यूस करवाया जाता है कमर्शियल स्केल्स पर, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर, ताकि वो विटामिन B12 की प्रोडक्शन कर सके और फिर उन्हें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स को बेचा जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया एंड बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। बायो का मतलब लिविंग और जियो का मतलब अर्थ, ठीक है। उस केमिकल साइकिल में भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, उसका रिलेशन यहाँ पर बताया हुआ है। बैक्टीरिया हेल्प इन साइकिल्स ऑफ कार्बन की साइकिल में हेल्प करते हैं, ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया कार्बन साइकिल में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की साइकिल में बायोस्फीयर में रहते हुए बैक्टीरिया डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइकिल में
अहम किरदार अदा करते हैं। अब सबकी डिटेल्स नहीं बताएंगे, ना हमें सबकी डिटेल्स में यहाँ पर जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विनेगर। बैक्टीरियाज अब सिर्फ यहाँ तक के नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक के ही नहीं, सिर्फ वाइटामिन की प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पर ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में भी हेल्प करते हैं। कैसे? बैक्टीरियाज को इकोनॉमिकली भी यूज़ किया जा सकता है, बैक्टीरिया से पैसा भी कमाया जा सकता है। कैसे? बैक्टीरिया यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विनेगर, विनेगर के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। ना सिर्फ विनेगर की प्रोडक्शन में, बल्कि एसीटोन, लैक्टिक एसिड, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल क्या है? ब्यूटानॉल अल्कोहल है। और दूसरे वाइटामिन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। फ्लेवरिंग टोबैको, तंबाकू की प्रोडक्शन में। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लेदर एंड कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़, इवन इनके इंडस्ट्रीज़ में भी ये हेल्प करते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? वो एसिड जो मिल्क प्रोडक्शन करवाए। एसीटोन भी इसी तरह के, एसिटिक एसिड, विनेगर, ये सारी चीज़ें। विनेगर किस किस में होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें बस हम लोगों ने याद रखना है कि ये सारी जो है इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। कुछ इनमें से खाने पीने की हैं और कुछ लेदर वगैरह, चमड़ा वगैरह। तो इन सब की प्रोडक्शन में बैक्टीरियाज, इवन कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं कॉफ़ी की प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इन फूड इंडस्ट्री, अब बैक्टीरिया फूड इंडस्ट्री में भी हेल्प करें। किस तरीके से? यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से? जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सच एस योगर्ट, चीज़, बटर, ठीक है, जिनकी मिल्क से प्रोडक्शन हो रही है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सारे। जैसे कि योगर्ट, दही हो गया, चीज़ हो गया, बटर, मक्खन वगैरह, इनके प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नेचुरली प्रोड्यूस करवाने में। फिर बैक्टीरिया इज फूड, प्रोवाइड मोस्ट अमाइनो एसिड्स एंड वाइटामिन्स टू एनिमल्स। ये ना सिर्फ वाइटामिन्स की तो एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन के, बल्कि अमाइनो एसिड्स भी प्रोड्यूस करवाते हैं। अमाइनो एसिड से क्या बनता है? अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अमाइनो एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड्स की कॉन्जुगेशन के, अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। तो बैक्टीरिया से अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर बैक्टीरिया, और प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं वो तो सभी को पता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स इवन हमारे जेनेटिक मटेरियल में भी होते हैं। अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन में, वाइटामिन्स की प्रोडक्शन में एनिमल्स के लिए। व्हेन एंटर इन द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू पार्शियली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल, अगर हम लोगों ने किसी ऐसे प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लिया जो हमारी बॉडी में कम्प्लीटली डाइजेस्ट ना हो सका, जो हमारी बॉडी में किसी हद तक के अनडाइजेस्टेड रह गया है, और तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है, अगर उसमें बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाइटामिन्स और अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सॉरी, डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे पार्शियली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल को, वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल के थ्रू एंटर होंगे हमारी बॉडी में। पार्शियली ऐसा प्लांट मटेरियल जो हमारी बॉडी में पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसमें मौजूद होंगे बैक्टीरियाज, ठीक है। प्लांट्स में बैक्टीरियाज मौजूद होंगे, वो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंटर होंगे। अब जब वो हमारी बॉडीज़ में एंटर हो जाएंगे तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेंगे, और जब वो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स और वाइटामिन्स प्रोड्यूस करेंगे। अ सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ करवाई जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरियाज की अगर लार्ज स्केल पर ग्रोथ की जाए, तो सिंगल सेल प्रोटीन भी उनसे बन सकते हैं। यानी कि बैक्टीरिया ना सिर्फ प्रोटीन के छोटे छोटे से यूनिट्स, अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, बल्कि सिंगल सेल प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज़ आ जाए एंटीबायोटिक्स। तो देख लें बैक्टीरियाज की कितनी ज़्यादा यूज़फुल एस्पेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया के कितने ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट्स हैं बैक्टीरिया के। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, सेवरल एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स सबको पता है, जो अगेंस्ट इन्फेक्शंस दी जाएँ। सेवरल एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप बैक्टीरियल ग्रुप है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ऑरियोमाइसिन, ये सारे बैक्टीरियल ग्रुप्स हैं। तो इन बैक्टीरियल ग्रुप से बहुत सारे वास्ट स्केल पर एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, जो अगेंस्ट इन्फेक्शंस, बीमारियों को क्योर करने में, इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में, डिजीज़ को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर यानी कि सिंपल अगर मैं कहूँ तो दवाइयाँ बनाने में, बैक्टीरियाज दवाइयाँ बनाने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ बीमारियां कॉज नहीं करते हैं, बल्कि दवाइयां बनाने में भी उन्हीं बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी मदद करते हैं। लास्ट इसकी इम्पोर्टेंस इस बुक में दी हुई, जो
genetics, bacteria is used for studying the principles of genetics such as E. coli. अगर हमें जेनेटिक्स के रूल्स, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स सीखने हो तो बहुत सारे मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं और उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व करके डिस्कवरीज़ की हैं। तो उसकी एग्जांपल दी हुई है ई कोलाई। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स में भी हेल्पफुल हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियाज ख़त्म कर लिए हैं। अब हमें इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं कि बैक्टीरियाज किस किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बार बार कहा कि इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हार्मफुल बैक्टीरियाज कौन कौन से? बैक्टीरियल डिजीजेज इन प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरियल डिजीजेज इन एनिमल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीजेज इन प्लांट्स की बात अगर हम करें, पैरासाइटिक बैक्टीरिया इन्फेक्ट प्लांट्स। जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो एज अ पैरासाइट काम करते हैं, जो होस्ट सेल की बॉडी में जाकर रहना शुरू करते हैं, वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया अगर पैथोजेनिक हों, अगर डिजीज़ कॉजिंग हों, अगर हार्मफुल हों और वो प्लांट्स में जाएँ, तो वो प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं? प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे फायर ब्लाइट इन एप्पल्स में और पेयर में, और रिंग डिजीज़ इन पोटैटो का भी देखा होगा अगर आलू को, तो वो बीच में से वाइट कलर के उसके पूरे ऐसे 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 निशान बने हुए होंगे लाइन से, ऐसे 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 वाइट कलर का पूरा दायरा बना हुआ होगा, तो वो रिंग डिजीज़ करते हैं पोटैटोज़ में, आलू में। और क्राउन गॉल्स, ये उनकी जो है डिजीज़ के नाम दिए हुए जो बैक्टीरिया से होती हैं प्लांट्स में। फिर उसके बाद बैक्टीरिया से जो डिजीज़ इंसानों में होती हैं, बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ भी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डिप्थेरिया, टेटनस, कॉलेरा, लेप्रोसी। और लेप्रोसी क्या है? सिंपल हाथों पैरों का बहुत ज़्यादा, मतलब लेप्रोसी स्किन डिजीज़ है जिसमें बिल्कुल जो है स्किन बिल्कुल समझो ढल जाती है, बहुत ज़्यादा शिवर करना, बिल्कुल जान ही नहीं रहती, इंसान खड़ा ही ना हो पाए। और उसके अलावा टाइफॉइड फीवर, मेनिंजाइटिस, फिर उसके बाद सोर थ्रोट, वूपिंग कफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डिफरेंट डिजीज़ के नेम्स हैं। अभी आगे आएंगी इसी चैप्टर में डिजीज़ की एक्सप्लेनेशन आएंगी, काफ़ी सारे डिजीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक डिजीज़ हम देख लेंगे कि हमें किन किन डिजीज़ को डिटेल में पढ़ना है अपने टॉपिक में रहते हुए। फिर उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ इन एनिमल्स। अब ये एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, सिर्फ प्लांट्स में नहीं, बल्कि एनिमल्स में भी कर रहे हैं, जैसे कि चिकन, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, टीबी एट्सेट्रा। ये टीबी एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। तो बैक्टीरियाज इस तरीके से हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। बस ये वाला टॉपिक होता है यहाँ पर एंड। इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हैं बैक्टीरियाज के, वो भी यूजेस में ही आ जाएगा, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एज ए बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, हालांकि वो इससे लिंक्ड ही होगा, बट एज अ डिफरेंट टॉपिक हम इसे न्यू टॉपिक एज अ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्लियर कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।